नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं विपिन भट्ट। सबसे पहले हेडलाइंस। अब होटलों में खाने पर चलेगी आपकी मर्जी, जितना चाहें उतना ही मंगाएं, हाफ प्लेट से भी इनकार नहीं कर पाएंगे रेस्टोरेंट। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। जेटली की पोटली से निकल सकता है डिजिटल तोहफा, बजट में सस्ते स्मार्टफोन पर सब्सिडी और गांव में फ्री वाईफाई का ऐलान मुमकिन। आवाज की एक और एक्सक्लूसिव। इंडस्ट्री लीडर्स ने की कॉर्पोरेट टैक्स घटाने की मांग, नेटवर्क 18 से खास बातचीत में कहा नोटबंदी के बाद राहत की जरूरत। ट्रिपल टैक्स के मामले में विदेशी निवेशकों को फिलहाल राहत, सीबीडीटी ने रोका अपना पिछला सर्कुलर। शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव हावी, निफ्टी 8,400 के नीचे फिसला। तेल गैस शेयरों ने आज किया निराश। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों में कमाई का शानदार मौका, 23 जनवरी को बीएससी का आएगा आईपीओ, 805 से 806 रुपए का प्राइस बैंड। साइकिल पर चुनाव आयोग के फैसले के बाद महज 24 घंटे में बदले समीकरण, यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। सबसे पहले वो खबर जो आपकी जेब के साथ साथ आपके पेट से भी जुड़ी हुई है। जी हां, हाफ प्लेट मिलेगा क्या? अब कोई रेस्टोरेंट वाला इस सवाल का जवाब ना में नहीं दे पाएगा। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अब हाफ प्लेट या क्वार्टर प्लेट देने से कोई दुकानदार मना नहीं कर सकता है। इस पूरी खबर पर बातचीत करेंगे हम अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, रेस्टोरेंट में खाने की क्वांटिटी तय करने को लेकर अभी एक और प्रस्ताव आ गया, क्या कहा है सरकार ने इस प्रस्ताव में? प्रस्ताव यह है कि जब भी कोई ग्राहक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए तो अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से खाने का ऑर्डर कर सके। अगर वो चाहता है कि खाने का कोई आइटम सिर्फ हाफ प्लेट दिया जाए तो हाफ प्लेट का ऑर्डर कर सकता है। अगर वो चाहता है खाने का आइटम क्वार्टर प्लेट दिया जाए तो क्वार्टर प्लेट का ऑर्डर कर सकता है। यानी ग्राहक के टेबल पर कम से कम कितनी मात्रा में खाना परोसा जाए वो ग्राहक तय करेगा, यहाँ पर रेस्टोरेंट तय नहीं करेगा। रेस्टोरेंट इस बात से मना नहीं कर सकता कि वो हाफ प्लेट से कम खाना नहीं देगा या फिर फुल प्लेट से खाना कम नहीं देगा। सूत्रों की माने तो इस बारे में कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री रामविलास पासवान ने अपने अधिकारियों से कहा है कि जल्द से जल्द एक गाइडलाइन जारी की जाए। अब कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के अधिकारी इस बारे में गाइडलाइंस तैयार करने में जुट गए हैं और गाइडलाइंस तैयार होने के बाद इसे जल्द ही गाइडलाइन जारी की जाएगी और गाइडलाइंस जारी होते ही ये अमल में आ जाएगी। कोई एक आइडिया कि कब तक ये गाइडलाइंस आ जाएंगी अमल में, और दूसरा कि क्या मकसद इस प्रस्ताव के पीछे? दरअसल पिछले कुछ दिनों से कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के पास ऐसी शिकायतें आ रही थी कि रेस्टोरेंट में लोग जितने का खाना खाते हैं कई बार उससे ज्यादा का बिल उन्हें चुकाना पड़ता है। वो इस वजह से कि उस रेस्टोरेंट में कई बार नियम ये रहता है कि कुछ आइटम फुल प्लेट से कम नहीं मिल सकता या फिर हाफ प्लेट से कम नहीं मिलता, लेकिन ग्राहकों को जो जरूरत होती है उससे कहीं कम क्वांटिटी की जरूरत होती है। कई बार उन्हें हाफ प्लेट की जरूरत पड़ती है लेकिन फुल प्लेट से कम खाना वहां मिलना बंद रहता है। कई बार ग्राहक को क्वार्टर प्लेट की जरूरत होती है लेकिन रेस्टोरेंट क्वार्टर प्लेट देने से मना कर देते हैं। तो इस ग्राहकों को बेवजह अपनी जेब ढीली न करनी पड़े, इस वजह से ऐसी व्यवस्था की जा रही है और ऐसी गाइडलाइंस लाने पर कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय विचार कर रहा है। इसके पीछे दूसरा एक मकसद ये भी है कि होटल या रेस्टोरेंट में खाने की बर्बादी काफी ज्यादा होती है। कई बार ऐसे रिसर्च या सर्वे में ये बात सामने आई है। तो खाने की बर्बादी भी इससे रुकेगी क्योंकि ग्राहक उतने का ही ऑर्डर करेंगे जितने की भूख उनकी रहेगी या फिर जितने की जरूरत उनकी रहेगी। इससे ग्राहकों की जेब भी कम ढीली पड़ेगी और खाने की बर्बादी भी रुकेगी। तो इस दोनों उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार ये गाइडलाइन लाना चाहती है और गाइडलाइन लाने से पहले संबंधित लोगों से सलाह मशवरा भी किया जाएगा। इसमें रेस्टोरेंट मालिक से सलाह मशवरा किया जाएगा, ग्राहकों के अलग अलग जो संगठन है उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा और साथ ही साथ दूसरे कुछ देशों में ऐसी व्यवस्था भी है जहां पे ग्राम में या फिर अलग अलग यूनिट में खाने का ऑर्डर किया जाता है, 200 ग्राम 250 ग्राम तक। क्या ऐसी व्यवस्था यहां लागू की जा सकती कि नहीं लागू की जा सकती, इस बात का भी अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी की जाएगी। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। तो वाकई बड़ा प्रैक्टिकल प्रस्ताव लग रहा है, क्योंकि कई बार आपका अपना अनुभव भी होगा कि आप होटल में जाते हैं, खाना मंगाते हैं और आपको कहना पड़ता है कि बचा हुआ पार्सल कर दें। बहुत सारे लोग पार्सल नहीं भी लेते हैं, वो खाना वेस्ट होता है और आपके पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं। चलिए, इसी बड़ी खबर पर लोगों ने क्या कहा, क्या राय है उनकी, जानने के लिए सीधे चलते हैं नोएडा के सेक्टर 18 में, जहां मौजूद हमारी संवाददाता दीपाली नंदा के पास लोग थे जिनसे उन्होंने बातचीत की। सीएनबीसी आवाज की इस एक्सक्लूसिव खबर पर अब हम सीधा बात करते हैं उन लोगों से जो अक्सर होटल और रेस्टोरेंट पर खाना खाने जाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार एक ऐसा नियम लाने जा रही है
जिसके तहत आपको जितनी भूख है आप उतना ही ऑर्डर करें और उतना ही पैसा दें। कैसे देखते हैं एज अ कंज्यूमर? सरकार का ये नियम बहुत ही लाभदायक होगा। जो लोग खाना खाने जाते हैं उनको कहीं भी कुछ ऑर्डर करना है वो फुल प्लेट ऑर्डर करनी पड़ती है, जबकि जो भूख होती है वो हाफ प्लेट की होती है, उससे कम की होती है। तो इससे सरकार ने एक अच्छा नियम लागू किया, खाना बर्बाद होने से बचेगा और जो वैल्यू फॉर मनी है वो होगा। बिल्कुल, ये नियम अभी लागू नहीं किया गया है, इसे लागू करने पर विचार कर रही है। आपसे जानना चाहेंगे एज अ कंज्यूमर, जब आप होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर अक्सर देखा जाता है कि फुल प्लेट से कम आप ऑर्डर नहीं दे पाते हैं। अगर एक ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि जितना आपको भूख है आप उतना ही ऑर्डर करें, उतने के पैसे दें, कैसे देखते हैं इस फैसले? बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं बैचलर हूँ, मैं तो बाहर रहता हूँ, मुझे बाहर में खाने पीने का शौक है। तो कभी कभी ऐसा होता है मैं खुद सिंगल जाके खाना चाहता हूँ। मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जाऊँ, इसके बाद क्या होता है उनको फुल प्लेट ही ऑर्डर करना पड़ता है। एक तो पैसे भी ज्यादा दो और फूड भी वेस्ट हो रहा है। तो ये नियम आएगा तो बहुत अच्छा होगा हमारे जैसे जो खाने, यानी कि आपको भूख होती है क्वार्टर की या फिर हाफ प्लेट की, आपको पैसे पूरे के ही देने पड़ते हैं और फूड की भी वेस्टेज होती है। आपसे जानना चाहेंगे, आप अक्सर बाहर खाना खाने जाते होंगे और होटल वाले ये जो रूल बना देते हैं कि आप एक प्लेट से कम ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, चाहे आपको उसकी भूख हो या ना हो। अब अगर सरकार इस तरह का कुछ नियम लेकर आती है कि जितना आप खाना चाहते हैं उतना खाएं, होटल वाले आपको मना नहीं कर सकते, एज अ कंज्यूमर आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है। हम लोग रेगुलरली बेसिस पे वीकेंड्स पे हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर खाते हैं, काफी खाना वेस्ट होता है, पैसे वेस्ट होते हैं, काफी कैलकुलेशंस भी हमारी फिर रॉन्ग हो जाती हैं। बट बहुत अच्छी बात है अगर सरकार कुछ ऐसा कर रही है हमारे लिए, तो इट्स वेरी गुड। हम लोग पैसा बचाएंगे, फूड बचाएंगे, अच्छी बात है। आप कैसे देखते हैं इसे? बेसिकली हम भी वीकेंड से बाहर जाते रहते हैं, तो छोटा मोटा ढाबाज होते हैं वहाँ तो आपको प्रोवाइड किए जाती है, हाफ और क्वार्टर मिल जाते हैं। लेकिन आप अगर कहीं बड़ी होटल में जाना चाहो तो वहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाती ये चीजें, फुल प्लेट लेनी पड़ती है और जैसा आपको नीड चाहिए वैसी हो नहीं पाती। अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई प्रपोजल लाती है तो बहुत अच्छी बात होगी, आपको बड़ी होटल्स में भी ये सब फैसिलिटीज मिलेगी हाफ प्लेट की। और मैं जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगर हम छोटे मोटे ढाबों पर जाएं तो वहां पर ये ऑप्शन मिलता है कि आप क्वार्टर लें या फिर फुल हाफ प्लेट लें, लेकिन जब बात आती है बड़े होटलों की, बड़े रेस्टोरेंट की, तो वहां पर अक्सर फुल प्लेट ही ऑर्डर देना पड़ता है। और अब जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगर सरकार इस तरह का कुछ फैसला करती है तो कंज्यूमर के लिहाज से ये काफी अच्छा साबित होगा। चलिए, तो लोग भी इस फैसले के पक्ष में, और क्यों ना हो, जैसा हमने कहा कि इससे पैसे भी बचेंगे और खाने की बर्बादी भी नहीं होगी। अब देखना होगा कि कब तक ये नियम आ जाता है। चलिए, आपके काम की अगली खबर भी आपको बता दें। आने वाले दिनों में हो सकता है कि अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए सिर्फ एक परीक्षा देनी पड़े। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार भर्ती की नई व्यवस्था लाने पर विचार कर रही है। सचिवों के समूह ने प्रधानमंत्री के सामने इसका पूरा ब्यौरा भी पेश किया है। क्या होगी इसकी खासियत, बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। केंद्र सरकार नौकरियों की मौजूदा परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव करने पर विचार कर रही है। नई प्रणाली का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। इसके मुताबिक अलग अलग नौकरी के लिए अलग अलग परीक्षा नहीं होगी, बल्कि एक समान पदों के लिए एक ही परीक्षा होगी। मसलन सभी गजेटेड पदों के लिए एक परीक्षा और सभी नॉन गजेटेड पदों के लिए एक परीक्षा। इसी तरह सभी तकनीकी पदों के लिए एक और गैर तकनीकी पदों के लिए एक परीक्षा ली जाए। एक विकल्प ये भी है कि केंद्र सरकार के सभी पदों के लिए एक कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाए और इस टेस्ट के नंबर के हिसाब से तय हो कि कौन किस परीक्षा में शामिल होगा। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव के इस प्रस्ताव का पूरा ब्यौरा प्रधानमंत्री के सामने पेश किया जा चुका है। सूत्रों की माने तो पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री के सामने सचिवों के समूह ने इस पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया था और अब प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार है। दरअसल अभी केंद्र सरकार में सालाना करीब 1.5 लाख भर्तियां अलग अलग पदों पर की जाती हैं। इसके लिए 45 से ज्यादा परीक्षाएं आयोजित होती हैं। इन परीक्षाओं में करीब 2 करोड़ 60 लाख लोग हिस्सा लेते हैं। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने से परीक्षा देने वालों की परेशानियां कम हो जाएंगी, भर्ती में समय भी कम लगेगा और भर्ती की व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी हो जाएगी। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। बजट बस आने ही वाला है और हर साल की तरह इस बार भी बजट पर सबसे बड़ी कवरेज और गहरा विश्लेषण आप देख सकते हैं सीएनबीसी आवाज पर। डिजिटल ट्रांजैक्शन और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार देश भर में फ्री वाईफाई देने का ऐलान कर सकती है। बजट में इस बात का ऐलान हो सकता है। ज्यादा अपडेट दे रही हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा।
सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आने वाले बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ग्रामीण इलाकों को एक बड़ा तोहफा दे सकते हैं और ये तोहफा होगा फ्री डेटा के तौर पर। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी ये मिली है कि सरकार विचार कर रही है कि ग्रामीण इलाकों में 100 MB तक डेटा मुहैया कराया जाए और वो भी बिना किसी कीमत के, ताकि जो डिजिटल इंडिया मुहिम है इसका हिस्सा बन सके गांव। और ये भी बताया जा रहा है कि इस पर जो खर्च आएगा वो करीब 4000 करोड़ रुपए सालाना का है और इसकी भरपाई यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से की जाएगी। ये वो फंड होता है जो टेलीकॉम कंपनियां अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सरकार को जमा कराती है। वित्त मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय इस पूरी योजना को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। इसके अलावा हमें एक और एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है, वो ये कि 5000 रुपए से सस्ता स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी को भी सरकार विचार कर रही है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाएं। मकसद यही है कि ग्रामीण इलाकों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिले। कॉर्पोरेट जगत चाहता है कि आने वाले बजट में कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की जाए। दावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारतीय इंडस्ट्री के 2 दिग्गजों ने ये मांग रखी। देखिए नेटवर्क 18 से इनकी खास बातचीत। Do you see more than a % cut in corporate tax rate in the budget? Definitely at least 1%, at least for all, not the small scale, that whatever may happen. This 30 to come down to 25, and exemptions to be similarly gradually eliminated. I think they will bring it down to 25 and remove all exemptions. I would like to see deep cuts and also the ease. You know, is one thing about ease of doing business. When somebody wants to set up, I'll give it your permissions fast. If nobody does it, the chief minister will himself do it. Yeah. All this is very fine. Yeah. It's after that. अगर आप पिज्जा, बर्गर, नूडल्स जैसे जंक फूड के शौकीन हैं तो अब आपको इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। केंद्र सरकार अब जंक फूड पर फैट टैक्स लगाने का मन बना रही है। हो सकता है कि इसका ऐलान आने वाले बजट में कर दिया जाए। केंद्र सरकार जल्द ही फैट टैक्स लगा सकती है। इसका मतलब है कि आपके पसंदीदा पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स के दाम बढ़ जाएंगे। दरअसल सचिवों के एक समूह ने प्रधानमंत्री के सामने एक प्रेजेंटेशन देकर जंक फूड पर फैट टैक्स लगाने की सिफारिश की है। समूह का मानना है कि फैट टैक्स लगने के बाद लोग जंक फूड की खपत कम कर देंगे और मोटापा और दिल की बीमारियां बढ़ने जैसी समस्याओं की रफ्तार पर लगाम लगेगी। समूह ने ये सुझाव भी दिया है कि फैट टैक्स से मिलने वाली रकम को स्वास्थ्य बजट में जोड़ दिया जाए ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके। लोगों को इसके खतरों का एहसास भी है, इसलिए वो इस प्रस्ताव के साथ हैं। एक तरीके से ठीक भी है क्योंकि हेल्थ वगैरह के कॉन्शियस है गवर्नमेंट अपने सिटीजनशिप को लेकर हर चीज के साथ, तो इस वजह से ठीक है। आई गेस अगर टैक्स ज्यादा बढ़ेगा तो लोग थोड़ा जंक फूड कंजम्पशन जो है उसका थोड़ा कम भी कर देंगे। आई गेस सही है ये। आजकल की जनरेशन मोस्टली यही जंक फूड ही प्रेफर करती है, तो और ये हेल्दी नहीं है, तो इसलिए इसके लिए तो लगने चाहिए टैक्सेस। कुछ महीनों पहले केरल सरकार ने जंक फूड आइटम्स पर 5% टैक्स लगाया था। जापान और डेनमार्क ने कई साल से ऐसे ही टैक्स के जरिए मोटापे के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। मोटापे के मामले में भारत दुनिया में 3रे नंबर पर है और इसका सबसे ज्यादा शिकार 13 से 18 साल के किशोर बन रहे हैं। फैट टैक्स लगाने या ना लगाने पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री को लेना है। उम्मीद है कि बजट में इसका ऐलान हो सकता है। दरअसल प्रस्तावित फैट टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है और सरकार अगले कारोबारी साल से जीएसटी भी लागू करना चाहती है। ऐसे में फैट टैक्स के तत्काल प्रभाव से लागू होने की उम्मीद बेहद कम है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद जंक फूड आइटम्स को हायर टैक्स ब्रैकेट के तहत रखा जा सकता है। ऐसे में तय मानिए कि जंक फूड महंगा पड़ने वाला है, न सिर्फ आपकी सेहत पर बल्कि आपकी जेब पर भी। प्रतीक श्रीवास्तव, दिल्ली। विदेशी निवेशकों के लिए एक राहत की खबर है। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस ने अपने उस सर्कुलर को फिलहाल रोक दिया है जिसमें उसने इंडिया फोकस फंड चलाने वाले एफआईआईज या एफपीआईज और उनके निवेशकों पर टैक्स लगाने की बात पर सफाई दी थी। इस खबर पर और जानकारी के लिए बात करेंगे अपने मार्केट रेटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी, कितनी बड़ी राहत है ये? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है अनिल सिंघवी के साथ। हाँ, अगर आप जी, मैं पूछ रहा था कि कितनी बड़ी राहत है? ये वाकई में एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन एक तरह से था, जिस पर इनडायरेक्ट ट्रांसफर प्रोविजंस को लेकर सीबीडीटी ने ये कहा था
21 दिसंबर को ये सर्कुलर आया था। उसमें ये कहा था कि जो विदेशी फंड अपने फंड का 50% से ज्यादा हिस्सा हिंदुस्तान की इक्विटी में लगाते हैं, वो FIIs या फिर FPI, उन पर ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर प्रोविजंस लागू होंगे। वोडाफोन वाले मामले में जो कुछ हुआ उसके बाद सारे विदेशी निवेशक डरे हुए थे कि क्या इसी तरह के ट्रांसफर प्रोविजंस उन पर लागू होंगे और उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो पहला डर तो वो था। दूसरा डर ये था कि ये प्रोविजन लागू होने के बाद कोई भी इन्वेस्टर जो इस फंड में 5% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी रखता है, उस पर अलग से और टैक्स देना होगा और वो टैक्स फंड मैनेजर्स को कलेक्ट करना होगा। तो ये दो बड़ी दिक्कतें थी और इसके चलते हुए तमाम विदेशी निवेशक और वो फंड जो हिंदुस्तान के बाजारों में पैसा लगा रहे हैं वो इसका विरोध कर रहे थे और बड़े नाराज थे कि ये फैसला बिना सोचे समझे लिया गया है और उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी दिया। अब इसमें एक और बात ये थी कि अगर उन फंड्स को अपने देश में जहां से वो आकर पैसा लगा रहे हैं वहां इक्विटी पर टैक्स लगता है तो उन्हें वहां भी देना पड़ता, यानी कि ट्रिपल टैक्सेशन वाला मामला होता हुआ दिख रहा था। तो जो क्लेरिफिकेशन आना था वो क्लेरिफिकेशन तो आया, लेकिन उसने चिंताएं बढ़ा दी। अब जब ये सारे रिप्रेजेंटेशंस फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास पहुंचे हैं तो उन्होंने फैसला लिया कि फिलहाल इस सर्कुलर को टाल दिया जाए, इस क्लेरिफिकेशन को टाल दिया जाए। तो अब होगा ये कि जब तक इस पर फाइनल फैसला ना हो तब तक विदेशी निवेशकों पर जो पुराने टैक्सेशन के नियम थे वही लागू होंगे। तो एक तरह से टेम्पररी राहत की बात है, लेकिन लग ये रहा है जिस तरह से विदेशी निवेशकों ने अपने तेवर दिखाए, सरकार इस मामले में पीछे हटेगी और वो बजट में या उससे पहले इस पर क्लेरिफिकेशन देगी कि 50% से ज्यादा अगर किसी विदेशी फंड का पैसा हिंदुस्तान में लगा हुआ है तो उन पर ये नियम नहीं लागू किए जाएंगे, या फिर कम से कम इंडिविजुअली इन्वेस्टर्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ताकि कम से कम 2 बार तो टैक्स न लगे। ये क्लेरिफिकेशन शायद आता हुआ नजर आए। बहुत शुक्रिया अनिल जी। तो FIIs FPIs के लिए एक बड़ी राहत की खबर यहाँ पर ट्रिपल टैक्सेशन के मुद्दे पर। चलिए इसी के साथ हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब घर बैठे मंगाइए अमूल के प्रोडक्ट। कैसे, देखिए इस ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे शेयर बाजार की, जहां आज बिकवाली का दबाव नजर आया। बाजार आज हल्की बढ़त के साथ खुले थे, लेकिन तेल, गैस और मेटल शेयरों में बिकवाली के दबाव से बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए। मुनाफा वसूली के दबाव में निफ्टी 8,400 के नीचे फिसल गया। बैंक और ऑटो शेयरों में भी हल्की बिकवाली रही। वहीं FMCG और IT शेयरों में आज खरीदारी रही। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स में 52 और निफ्टी में 15 पॉइंट्स की हल्की गिरावट देखने को मिली। निवेशकों के लिए शेयर बाजार में पैसे बनाने का एक बड़ा मौका है। आज सरकारी कंपनियों का ETF खुल गया है। इस ETF में 10 बड़ी सरकारी कंपनियों के शेयर शामिल हैं। इसमें रिटेल निवेशकों को 5% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। हालांकि रिटेल निवेशक 17 से 20 जनवरी तक निवेश कर सकते हैं। इधर ETF में एंकर इन्वेस्टर्स का कोटा लगभग 2 गुना सब्सक्राइब हो गया है। ETF में एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 1500 करोड़ का कोटा था, लेकिन अब तक 3200 करोड़ रुपए का सब्सक्रिप्शन आ चुका है। एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज BSE ने अपने पब्लिक इशू का ऐलान कर दिया है। BSE का IPO 23 जनवरी से खुलेगा। 25 जनवरी तक आप IPO में शेयर के लिए अर्जी दे सकते हैं। इस इशू का प्राइस बैंड 805 से 806 रुपए तय किया गया है। BSE की इस IPO के जरिए करीब 1300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन होने वाला है और जल्द ही इसका ऐलान भी हो जाएगा। अभी सीटों को लेकर दोनों में बातचीत चल रही है। SP की तरफ से रामगोपाल सीटों के तालमेल पर कांग्रेस से बातचीत कर रहे हैं। इस बीच यूपी में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार रही शीला दीक्षित ने भी मुख्यमंत्री पद की रेस में अपना नाम वापस ले लिया है। वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि अखिलेश यादव ही दोबारा यूपी में मुख्यमंत्री बनेंगे और जल्द ही कांग्रेस SP का गठबंधन होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सपा कांग्रेस अलायंस अगली सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएगी। और कैसा है सैमसंग का गैलेक्सी C9 Pro, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। और अब आगे बढ़ेंगे आवाज समाचार में। आपको बताते हैं कुछ फिल्मी जगत की खबरें। आमिर खान फिल्म दंगल की अपनी सह कलाकार जायरा वसीम के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। दरअसल कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ होने की वजह से सारे सिनेमा हॉल बंद हो चुके हैं। ऐसे में एक हिट फिल्म में जायरा को कुश्ती लड़ते हुए दिखाए जाने पर उसे इंटरनेट पर ट्रोल किया गया। जब जायरा ने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की तो उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें
और निशाना बनाया जाने लगा। लेकिन आमिर खान जायरा के सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं और जायरा को देश की नहीं दुनिया के बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बता रहे हैं। आमिर खान ने लिखा है कि मैंने जायरा का बयान पढ़ा और मैं समझ सकता हूं और कल्पना कर सकता हूं कि उसने किन हालात में ये सब लिखा होगा। जायरा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। अच्छी बात यह है कि तुम जैसे बुद्धिमान, युवा, प्रतिभावान, मेहनती, सम्मानजनक, दूसरों का ख्याल रखने वाले और हिम्मती बच्चे सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर के बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं। तुम तो मेरी भी रोल मॉडल हो। ये सब लिखा आमिर खान ने। मैं सबसे अपील करता हूं कि उसे अकेला छोड़ दें और इस बात का ख्याल रखें कि महज 16 साल की लड़की है जो अपने दम पर जिंदगी के साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है। अब आपको अमूल के प्रोडक्ट भी घर बैठे मिल सकते हैं। अमूल ने अहमदाबाद की ऑनलाइन कंपनी इन्फीबीम के साथ मिलकर एक ऐप तैयार किया है। इस ऐप से ऑर्डर करने पर आपको डिलीवरी का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं चुकाना होगा, लेकिन आपको कम से कम 200 रुपए का ऑर्डर एक साथ देना होगा। फिलहाल अमूल ने अहमदाबाद और गांधीनगर से अपने इस ऑनलाइन कारोबार की शुरुआत की है, लेकिन अगले 1 साल में इन्फीबीम के साथ मिलकर देश भर में इस कारोबार को फैलाने की योजना है। सैमसंग ने आज अपना फीचर पावर हाउस फोन गैलेक्सी C9 Pro स्मार्टफोन लॉन्च किया है। ये फोन फुल मेटल यूनिबॉडी है। इसमें शानदार स्क्रीन, बेहतरीन मेमोरी, दमदार बैटरी और एक सुपर कैमरा दिया गया है, जिसके इस्तेमाल से आप बेहतरीन तस्वीरें ले सकते हैं। ये सैमसंग का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको 6 GB रैम मिलेगा और 64 GB की इनबिल्ट मेमोरी भी, जिसे 256 GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी कीमत होगी 36,500 रुपए। ये फोन ब्लैक गोल्ड और रोज गोल्ड कलर में मिलेगा। ये फोन एक साथ 4 शहरों में लॉन्च किया गया है। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।